तो भाई आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाला हूं। आप लोगों की बुक का नाम है समकालीन विश्व राजनीति। इस बुक का भाई जो फर्स्ट चैप्टर है और जो सेकंड चैप्टर है ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। वीडियोस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके पहले उसे देख लीजिएगा। आज इस बुक का भाई आज हम थर्ड चैप्टर करने वाले हैं। थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल जो है ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे भाई आप लोगों को ये जो नोट्स हैं ये फ्री में मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। साथ ही साथ सारी लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी और सारी वीडियोस का लिंक भी मिल जाएगा, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बात करते हैं भाई अब आप लोगों के चैप्टर के। चैप्टर का नाम है आप लोगों का समकालीन दक्षिण एशिया। तो सबसे पहले तो भाई आप लोगों को ये दक्षिण एशिया क्या है इसका मतलब ही पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई हम इस चीज़ को मैप से समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग देख सकते हो, आप लोगों की स्क्रीन पे जो है मैंने इंडिया का जो है मैप खोल रखा है पूरा। इस मैप में ही मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस एरिया को जो है दक्षिण एशिया कहते हैं। सिंपली भाई आप लोग इस तरफ ये पाकिस्तान देख रहे होगे, ये आप लोगों को नेपाल दिख रहा होगा, उसी के साइड में भूटान दिख रहा होगा, नीचे आओगे तो यहाँ पे बांग्लादेश दिख रहा होगा और ये भाई इंडिया तो है ही। और अगर सबसे नीचे आ जाओगे तो भाई यहाँ पे आप लोगों को श्रीलंका दिख रहा होगा और ये जो छोटे छोटे से आप लोगों को टापू दिख रहे हैं ये है भाई आप लोगों का मालदीव्स। तो ये जो 7 देश मैंने अभी आप लोगों को दिखाए हैं मैप में, इन्हीं 7 देशों को जो है दक्षिण एशिया कहा जाता है। पेपर में भाई एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि दक्षिण एशिया में कितने देश आते हैं, तो आप लोगों को बताना है टोटल 7 देश आते हैं। आई होप आप लोग दक्षिण एशिया जो है बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब वैसे देखा जाए तो भाई दक्षिण एशिया में ये अफगानिस्तान जो पाकिस्तान के ऊपर है ये भी आता है। इसके साथ साथ जो भारत के साइड में ये आप लोग देख रहे हो म्यांमार, ये भी भाई आप लोगों का दक्षिण एशिया में आता है। लेकिन भाई आप लोगों की बुक्स में जो है इन 7 देश के बारे में पढ़ाया गया है, अफगानिस्तान और म्यांमार के बारे में नहीं पढ़ाया गया। तो आप लोगों को सिर्फ पेपर में जो है इन 7 देशों के बारे में ही बताना है, अफगानिस्तान और म्यांमार का जिक्र नहीं करना है। रही बात भाई चीन की, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो भारत के ऊपर जो ये चीन इतना बड़ा देश है, ये भाई दक्षिण एशिया का पार्ट नहीं है, ना ही आप लोगों की बुक के अकॉर्डिंग और ना वैसे भी ये दक्षिण एशिया में नहीं आता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा दक्षिण एशिया क्या है। अब ये जो दक्षिण एशिया वाला हमने इलाका देखा है इसकी भाई कुछ भौगोलिक विशेषता भी है। विशेषता ये है कि भाई अगर आप इसके उत्तर में देखोगे, ये वाला एरिया देखोगे, तो भाई यहाँ पे जो है हिमालय है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। नीचे आओगे तो भाई आप लोगों को ये जो सारा समुद्र दिख रहा है, ये सारा जो समुद्र देख रहा है नीचे का, ये सारा है भाई आप लोगों का हिंद महासागर। और ये पश्चिम वाला इलाका देखोगे, ये वाला इलाका, ये जो समुद्र है इसे हम कहते हैं भाई अरब सागर। और पूर्व में देखोगे तो इसे कहते हैं हम भाई बंगाल की खाड़ी। तो यही भाई दक्षिण एशिया की एक भौगोलिक विशेषता है जो कभी कभी आप लोगों से पेपर में पूछ ली जाती है। तो सिंपली आप लोग इसके बारे में बता दीजिएगा। बात करते हैं भाई एक और विशेषता की। वो विशेषता ये है कि भाई ये जो जितना भी दक्षिण एशिया में जितने भी देश आते हैं उनमें भाई अलग अलग टाइप की भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग टाइप का भाई समाज है, अलग अलग टाइप की संस्कृति है जो आप लोगों को किसी और इलाके में नहीं देखने के लिए मिलेगा पूरे वर्ल्ड में। तो ये भी एक तरीके से विशेषता है इस एरिया की। पेपर में भाई कभी कभी आप लोगों से ये भी पूछ लेता है कि दक्षिण एशिया के जो देश है, जो 7 देश मैंने अभी आप लोगों को ऊपर दिखाए थे, उनकी भाई राजनीतिक व्यवस्था कैसी है उसके बारे में आप लोगों को बताना पड़ता है। तो बात करें भाई अगर हम सबसे पहले भारत की, तो भारत में तो भाई आप लोगों को पता है जो राजनीतिक व्यवस्था है वो स्वतंत्रता के बाद से ही भाई लोकतंत्र है वहाँ पे। और आज तक भाई भारत में लोकतंत्र चलता आ रहा है, कोई और शासन जो है भारत में नहीं आया है। इसी तरीके से श्रीलंका भी है भाई। श्रीलंका भी हमारा जो है 1948 में आज़ाद हुआ था हमारे 1 साल बाद, और तब से लेके आज तक भाई श्रीलंका में भी जो है लोकतंत्र चलता आ रहा है। अगर बात करें भाई पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में भाई ये चीज जो है थोड़ी मिक्सअप है। कभी वहां पे भाई लोकतांत्रिक शासन होता है, कभी भाई वहां पे सेना जो है वो कब्जा जमा लेती है, सेना शासन करती है। सेम बांग्लादेश का हाल है, जैसे पाकिस्तान का हाल है सेम बांग्लादेश का हाल है। यहाँ पे भी भाई कभी लोकतंत्र होता है और कभी सेना जो है वो अपना शासन जमा लेती है। बात करें अगर नेपाल की, तो नेपाल जो है भाई वो 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था, यानी कि 2006 तक जो है नेपाल में राजा का शासन हुआ करता था। लेकिन 2008 से जो है भाई यहाँ पे लोकतंत्र आ गया। भूटान का भी भाई सेम नेपाल की तरह ही है, पहले यहाँ पे भी राजा तंत्र हुआ करता था, राजा शासन करता था, फिर उसके बाद यहाँ पे भी जो है लोकतंत्र
आ गया था। और इन दोनों की तरह भाई सेम मालदीव का भी हाल है। मालदीव में भी भाई 1968 तक जो है सल्तनत था। सल्तनत मतलब कि राजा का ही शासन था यहाँ पर। फिर उसके बाद जो है इन्होंने भाई अपना संविधान वगैरह बनाया और यहाँ पे भी भाई फिर धीरे धीरे जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो है वो आ गई थी। अब ये अध्यक्षात्मक प्रणाली होता क्या है, ये भाई लोकतंत्र का ही पार्ट है। बस इस सिस्टम में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो मेन बंदा होता है, उसकी सरकार होती है, वही सब कुछ जो है चलाता है देश में। और इसके उल्टा भाई भारत में संसदीय प्रणाली है। भारत में क्या होता है भाई, प्रधानमंत्री जो होता है वो मेन बंदा होता है, वो पूरी सरकार चलाता है, वो शासन पे कंट्रोल करता है। लेकिन जो अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति मेन बंदा होता है। आई होप आप लोगों को दोनों में डिफरेंस भी जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन दोनों पार्ट जो है लोकतंत्र का ही होता है। अब बात करते हैं भाई दक्षिण एशिया की कुछ समस्याओं की, कि इन सारे देशों में भाई क्या समस्याएं हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। पेपर में ये भी आप लोगों से कभी कभी पूछ लेता है। तो सबसे पहले तो भाई ये जो भाई आप लोगों ने पूरा दक्षिण एशिया का एरिया देखा है, जितने भी देश दक्षिण एशिया में आते हैं, ये भाई एक संवेदनशील क्षेत्र है। संवेदनशील मतलब भाई यहाँ पे जो है लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, विवाद जो है होते रहते हैं आपस में देशों के बीच में। एग्जाम्पल के लिए भाई भारत पाकिस्तान को देख लो, इनके बीच जो है लड़ाई चलती रहती है और दोनों देश जो है वो परमाणु संपन्न देश है, यानी कि दोनों देशों के पास भाई परमाणु बम है। इस वजह से भाई दोनों के बीच भी जो है दुश्मनी चलती रहती है, संवेदनशीलता बनी रहती है। इसके साथ साथ भाई ये जो दक्षिण एशिया का एरिया है, यहाँ पे सीमा विवाद बहुत होते हैं, बॉर्डर पे जो है लड़ाई बहुत ज्यादा होती है। भारत पाकिस्तान की देख लो भाई, बॉर्डर को लेकर कितनी लड़ाई होती है, इलाकों को लेकर कितनी लड़ाई होती है, भारत चीन में भी होती है। तो ये चीज जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉमन है। इसके साथ साथ भाई नदी के पानी को लेकर भी भाई ये लोग जो है लड़ते रहते हैं आपस में। जैसे कि भाई भारत पाकिस्तान जो है सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर लड़ते रहते हैं, और भारत का भाई बांग्लादेश के भी साथ जो है नदी को लेकर जल विवाद रहता है। इसके साथ साथ भाई ये जो दक्षिण एशिया वाला एरिया है, यहाँ पे भाई जातीय संघर्ष भी होता है और विद्रोह वगैरह भी बहुत होता है, यानी कि लोग भाई जातवाद के नाम पर बहुत ज्यादा लड़ाई दंगे करते हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ विद्रोह वगैरह भी करते हैं, फिर वो भाई जात के अकॉर्डिंग हो या वैसे भी बहुत ज्यादा विद्रोह वगैरह यहाँ पे किया जाता है जनता के द्वारा। पांचवी अगर भाई प्रॉब्लम बोलूं मैं इस एरिया की, तो वो ये है कि भाई संसाधन को लेकर भी जो है ये आपस में लड़ते रहते हैं। जैसे कि भाई प्राकृतिक संसाधन है या आर्थिक संसाधन है, उसको लेकर भी जो है ये देश आपस में लड़ते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए भाई जो भारत है और जो बांग्लादेश है, ये दोनों भाई प्राकृतिक गैस को लेकर जो है बहुत ज्यादा लड़ते हैं। इसके साथ साथ भाई जो व्यापार वगैरह होता है इन सारे देशों के बीच में, उसको लेकर भी जो है विवाद बना रहता है। बात करें भाई आखिरी समस्या क्या है इस इलाके की, तो भाई राजनीति में भी जो है बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिलती है इन सारे देशों में। जैसे कि भाई एग्जाम्पल ले सकते हैं हम पाकिस्तान का और बांग्लादेश का। वहां पे भाई कभी कभी जो है लोकतंत्र आ जाता है और कभी जो है सेना वहां पे शासन करने लगती है। तो वहां पे जो भाई शासन है वो स्थिर शासन नहीं है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, वहां पे कोई भी कब्जा जमा लेता है आकर। आई होप आप लोगों को समस्याएं भी जो है बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं भाई हम सबसे पहले पाकिस्तान की। पेपर में भाई आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान में भाई लोकतंत्र स्थायी नहीं रह पाने का क्या प्रमुख कारण है वो बताओ। मैंने आप लोगों को अभी ऊपर समझाया था ना कि भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों देश ऐसे हैं, यहाँ पे भाई कभी लोकतंत्र होता है, कभी भाई सेना जो है वो अपना कब्जा जमा लेती है लोकतंत्र को हटा के, यही चलता रहता है यहाँ पर। तो जो लोकतंत्र है वो यहाँ पर भाई कभी भी जो है परमानेंट नहीं हो पाया, स्थायी नहीं हो पाया। तो पेपर में यही पूछा जाता है कि इसके रीजन बताओ, इसके कारण क्या है वो बताओ। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार आप लोगों से पूछा जाता है एग्जाम में। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं भाई क्या रीजन है, क्या कारण है पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी ना होने की। तो जो पहला रीजन है वो ये है कि भाई ये जो पाकिस्तान है ना, यहाँ पे भाई जो सेना है और जो यहाँ के धर्म गुरु हैं और जो अमीर लोग हैं यहाँ पे, जो अभिजात जन है, जिनके पास बड़ी बड़ी भाई भूमि है, बहुत ज्यादा पैसा है, ये सारे लोग मिलकर भाई यहाँ पे जो है जो भी सरकार वगैरह आती है उस पे भाई प्रेशर बना देते हैं, क्योंकि भाई इनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा पावर है वहां पे। तो प्रेशर बना के ये क्या करते हैं भाई, लोकतंत्र की सरकार को जो है हटा देते हैं और सेना का जो शासन है उसे स्थापित कर देते हैं, यानी कि सेना को दोबारा से ले आते हैं शासन में।
अपने फायदे के लिए। दूसरा रीजन भाई ये है कि भाई पाकिस्तान और भारत का जो है आपस में झगड़ा चलता रहता है, तनाव जो है हमेशा से बना रहता है। अब ऐसे में भाई जो पाकिस्तान के जो मोस्टली लोग हैं ना, वो भाई भारत से जीतने की होड़ में जो है पाकिस्तान की सेना को सपोर्ट करते रहते हैं बहुत ज्यादा। इसी वजह से भाई वहां के जो मोस्टली लोग हैं वो सेना को ही सपोर्ट करते हैं और कहते हैं यहाँ पे सेना का शासन होना चाहिए, क्योंकि सेना का शासन रहेगा तो हम भारत से जो है लड़ पाएंगे, भारत से जीत पाएंगे। बात करते हैं भाई तीसरे कारण की, तो तीसरा कारण ये है कि भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार सिर्फ भाई यहाँ पे लोगों में नहीं है, बल्कि जो सरकार के अधिकारी हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, बहुत ज़्यादा करप्शन है। जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है, जो नेता वगैरह हैं, वो भी भाई सब अपना स्वार्थ देखते हैं, अपने फायदे की सोचते हैं, देश की भलाई के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। जिस वजह से भाई वो लोग भी जो है सेना को सपोर्ट करते हैं और सेना जो है फिर भाई पावरफुल हो जाती है और फिर पावरफुल होकर जो है वो लोकतंत्र वाली सरकार को हटा के खुद शासन में आकर बैठ जाती है बार बार। इसके साथ साथ भाई जो चौथा रीजन है वो ये है कि पाकिस्तान जो है ना, इसमें भाई शुरू से जो है दूसरे देश अपनी टांग अड़ाते हुए हैं। जैसे कि भाई अमेरिका बहुत ज्यादा टांग अड़ाता आया शुरू से, और जब सोवियत संघ भी हुआ करता था वो भी भाई टांग जो है बहुत ज्यादा अड़ाया करता था पाकिस्तान में। तो ये जो बाहर के जो देश है ये भी क्या करते हैं, पाकिस्तान में जो सेना का शासन है ना उसे सपोर्ट करते हैं, ताकि भाई जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो इन्हीं देशों के अकॉर्डिंग चले, ये देश जो बोले वो मान ले। क्योंकि भाई लोकतंत्र आ जाएगा तो वहां पे जो है लोगों के अकॉर्डिंग सरकार काम करेगी। फिर भाई जो बाहर के देश है, अमेरिका है खासकर, उसकी भाई फिर ये पाकिस्तान बात थोड़ी सुनेगा। तो इस वजह से भाई अमेरिका वगैरह भी जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है सेना के शासन वगैरह को यहाँ पे। अब ये जो भाई मैंने आप लोगों को अभी पॉइंट एक्सप्लेन करा है, ये दरअसल भाई मैंने आप लोगों को 5वां पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। मैं चौथा पॉइंट अब आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। चौथे पॉइंट में भी भाई सिमिलर सी बात की गई है कि पाकिस्तान में भाई लोकतंत्र को सपोर्ट करने के लिए कोई दूसरे देश वाले जो है वो नहीं आते हैं। जैसे अमेरिका है भाई, वो सेना के शासन को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा आगे बढ़ा चढ़ा रहता है। इसी तरीके से भाई लोकतंत्र को सपोर्ट करने के लिए कोई भी देश जो है आगे नहीं आता है पाकिस्तान की मदद करने। इस वजह से भी जो है यहाँ पे लोकतंत्र स्थायी नहीं हो पाया, परमानेंट नहीं हो पाया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे पांचों के पांचों पॉइंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना 5 नंबर में आप लोगों से पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन भाई ये भी पूछा जाता है आप लोगों से कि भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद के क्या मुद्दे हैं, या कभी कभी भाई आप लोगों से भारत पाकिस्तान के संबंध के बारे में पूछ सकता है, तब भी आप लोगों को यही बताना है जो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोगों को भाई पता ही है कि भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो शुरू से ही भाई अच्छे नहीं रहे हैं, बेकार रहे हैं, और आज भी जो है बेकार है हमारे संबंध। लड़ाई जो है भाई भारत पाकिस्तान में चलती रहती है, युद्ध भी जो है भाई 4 बार युद्ध हो चुका है और चारों बार जो है इंडिया जीता है उस युद्ध में। अब वो रीजन क्या है भाई, वो मुद्दे क्या हैं जिस वजह से ये विवाद चलता रहता है, लड़ाई होती रहती है इन दोनों के बीच में। सबसे पहला है भाई आतंकवाद। पाकिस्तान जो है ना भाई, वो आतंकवाद को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है, स्पेशली उन आतंकवादियों को जो भाई भारत में आकर हमला करना चाहते हैं। उन आतंकवादियों को बहुत ज्यादा मदद देता है पाकिस्तान। जैसे कि भाई उन्हें वहां पर रहने देता है, उन्हें भाई धन वगैरह देता है, पैसा वगैरह देता है, हथियार वगैरह उपलब्ध कराता है। इसके साथ साथ भाई जो वहां की खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की, ISI, वो भी भाई आतंकवादियों को हेल्प करती है भारत में घुसने के लिए, भारत में तबाही वगैरह मचाने के लिए। यही रीजन है कि भाई पाकिस्तान जो है सपोर्ट करता है आतंकवादियों को, और इसी वजह से भाई भारत और पाकिस्तान की लड़ाई भी जो है चलती रहती है, इनके बीच में युद्ध चलता रहता है। दूसरा भाई विवाद का मुद्दा हम कह सकते हैं कि सीमा को लेकर भाई बहुत ज्यादा विवाद होता है। तो मैप में भाई ये आप देख रहे होगे, ये है भाई गुजरात। यहाँ पे ही भाई एक इलाका है जिसे हम कहते हैं कच्छ। उस इलाके में भाई बॉर्डर है, जो आप बॉर्डर देख रहे हो ना, यही एक कुछ बॉर्डर है। उस बॉर्डर को भाई हम सरकरीक रेखा कहते हैं। वहां पे भाई लड़ाई जो है भारत पाकिस्तान के बीच चलती रहती है उस सीमा को लेकर, क्योंकि भाई जो पाकिस्तान है वो उस इलाके को हड़पने की कोशिश करता रहता है बार बार। इसके अलावा भाई पाकिस्तान से भाई बॉर्डर से क्रॉस करके जो है बहुत ज्यादा घुसपैठ वगैरह जो है आते रहते हैं, और भारत में भाई वो बहुत ज्यादा दिक्कतें वगैरह करते हैं, जिस वजह से भाई दोनों देशों के बीच में जो है सीमा को लेकर, बॉर्डर को लेकर जो है लड़ाई आपस में चलती रहती है, विवाद चलता रहता है। तीसरा मुद्दा जो है भाई वो है भाई सियाचिन ग्लेशियर का। बेसिकली भाई ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, ये भाई हिमालय पर्वत है और जो भारत के अंदर आता है।
अब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ घुसपैठी आके पाकिस्तान से जो है वो यहाँ पे इसकी चोटी पे आकर बैठ गए और इस पूरे एरिया पर जो है उन्होंने कब्जा जमा लिया। अब भाई भारत का एरिया है, वो लोग ऐसे कैसे कब्जा जमा लेंगे। तो भाई यहाँ से जो है हमारे सिपाही गए, 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया उन्होंने। और फिर भाई उन्होंने जो है वहां पे बहुत ज्यादा लड़ाई वगैरह करी और फिर जो है इन लोगों को यहाँ पे मार के भगा दिया और ये चोटी पर वापस जो है इंडिया का कब्जा हो गया। ये जो ग्लेशियर है, ये जो पहाड़ है, इसे ही हम बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर। तो इसको लेकर भी भाई लड़ाई जो है चलती रहती है भारत पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि सर्दी के टाइम पर भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो यहाँ के जो सिपाही होते हैं भारत के, उन्हें भाई बार बार जो है नीचे उतर के आना पड़ता सर्दी में, और सर्दी में जो है भाई पाकिस्तान के घुसपैठिए यहाँ पर घुसने की कोशिश करते रहते हैं। बात करें भाई चौथे पॉइंट की कि चौथा पॉइंट क्या है, इनको विवाद क्यों होता है, तो वो भाई कश्मीर को लेकर बहुत ज्यादा विवाद होता है और ये सबसे ज्यादा पुराना और सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा है भारत पाकिस्तान के बीच में। और इस मुद्दे को लेकर भाई 1947 में दोनों देशों के बीच में जो है युद्ध भी हो चुका था। अभी अभी आजाद हुए तो 1947 में, और तभी जो है पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो गया था कश्मीर को लेकर। और उस युद्ध में भाई आप लोग ये जो कश्मीर का ये वाला एरिया देख रहे हो ना, इतना पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे भाई हम पीओके कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में बोले तो भाई पाक अधिकृत कश्मीर। अब धीरे धीरे भाई पाकिस्तान जो है पूरे कश्मीर पर कब्जा जमाना चाहता है और इंडिया जो है यहाँ से पाकिस्तान को भगाना चाहता है। तो इसको लेकर जो है इनके बीच में लड़ाई बहुत पुराने समय से चलती आ रही है। पांचवा जो भाई विवाद का मुद्दा है वो ये है कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में हथियारों की होड़ चलती रहती है। दोनों देश जो है एक दूसरे से भाई ज्यादा शक्तिशाली बनने की कोशिश करते रहते हैं, हथियार बनाने की कोशिश करते रहते हैं। हालांकि भाई इस चीज में भारत बहुत ज्यादा आगे है पाकिस्तान से, लेकिन फिर भी ये चीज जो है चलती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे भाई 1990 के दशक में, स्पेशली भाई 1998 में भारत ने भाई राजस्थान के जो पोखरण इलाका है वहां पे परमाणु परीक्षण करा और एक परमाणु बम बना लिया। अब ऐसे में भाई पाकिस्तान ने देखा तो पाकिस्तान ने भी क्या करा भाई, उसी साल अपना परमाणु परीक्षण करा और उसने भी जो है परमाणु बम बना लिया। तो ये इस तरीके की होड़ जो है चलती रहती है दोनों देशों के बीच, जो एक लड़ाई का मुद्दा है। आखिरी जो पॉइंट भाई आप लोगों को याद रखना है कि जल को लेकर भी भाई इनके बीच में जो है लड़ाई चलती रहती है, नदी को लेकर भी। एग्जाम्पल के लिए बता सकते हो भाई जो सिंधु नदी है उसको लेकर भाई जल विवाद इन दोनों के देशों का चलता रहता है और ये भी भाई शुरू से चल रहा है। आप लोग मैप देखोगे तो ये जो भाई नदी आप लोग देख रहे हो, ये जो बहती हुई जा रही है, ये है भाई हमारी सिंधु नदी पूरी, जो शुरुआत होती है भाई तिब्बत से और फिर घुसती है भाई इंडिया में, कश्मीर में, और फिर घुस जाती है ये हमारे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से फिर ये चले जाती है अरब सागर में। इस नदी को लेकर भाई दोनों के बीच में 1960 में एक संधि भी हुई थी जिसे हम सिंधु जल संधि कहते हैं, जो विश्व बैंक ने कराई थी। लेकिन आज के टाइम पे भाई ये जो संधि है खत्म कर दी है इंडिया ने, जब से भाई पाकिस्तानियों ने अभी रिसेंटली में जो आतंकवादी हमला कराया था ना उस वैली में, तो तब से भाई इंडिया ने इस संधि को जो है रद्द कर दिया और पाकिस्तान वालों का पानी जो है रोक दिया है। ये चीज आप लोगों को पता ही होगी। तो जल विवाद को भी लेकर भाई इनका जो है लड़ाई चलती रहती है। आई होप आप लोगों को ये पूरा टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इजिली। बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो है भाई हमारा बांग्लादेश का। पाकिस्तान के बारे में भाई इससे ज्यादा आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, इस चीज की गारंटी मैं दे रहा हूं आप लोगों को। जितना आपकी बुक में था उतना सब कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम बांग्लादेश की स्टोरी समझने की ट्राई करते हैं कि बांग्लादेश कैसे बना है, क्या क्या हुआ बांग्लादेश में। आप लोगों को सबको पता है कि भाई 1947 में जो है भारत आजाद हुआ था और उसी टाइम पे जो है पाकिस्तान भी जो है बना था अलग देश होकर भारत से ही। लेकिन भाई पाकिस्तान सिर्फ यही नहीं था, बल्कि ये जो बांग्लादेश वाला एरिया आप लोग देख रहे हो ये भी भाई उस टाइम पे पाकिस्तानी था। यानी कि दो पाकिस्तान जो है बनाए गए थे उस टाइम पर। इसे हम पश्चिमी पाकिस्तान कहते हैं क्योंकि ये पश्चिम में था, और इसे हम पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं क्योंकि ये पूर्व में था। अब ये जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले जो लोग हैं और जो यहाँ की सरकार है, वही सरकार भाई यहाँ भी चलेगी, क्योंकि पाकिस्तान तो एक ही था ना, एक ही देश था, बस इलाके भाई अलग अलग थे, लेकिन था तो ये भी पाकिस्तानी।
तो सरकार यहाँ पे एक चलती थी, जो थी भाई यहाँ से पश्चिमी पाकिस्तान से। तो यहाँ की जो सरकार थी, यहाँ की जो गवर्नमेंट थी, उसने भाई ये जो पूर्वी पाकिस्तान है इस पर भाई अपने सारे कायदे कानून नियम वगैरह जो है थोपने शुरू कर दिए। ये लोग भाई बंगाली भाषा बोलते थे, बंगाली कल्चर को जो है मानते थे मुस्लिम ये भी, लेकिन बंगाली कल्चर वाले थे, बंगाली भाषा वगैरह बोलते थे। लेकिन भाई यहाँ की सरकार ने मना कर दिया और सरकार ने भाई प्रेशर बनाया कि ये वाले जो लोग हैं यहाँ पे जो रहते हैं बंगाली लोग, ये भी भाई उर्दू बोलेंगे और ये भी भाई जो पश्चिमी पाकिस्तान में चीजें फॉलो की जाती, कायदे कानून नियम भाषा कल्चर वगैरह, वही सारा कल्चर जो है पूर्वी पाकिस्तान वाले लोगों को भी मानना पड़ेगा। अब ऐसे में भाई ये जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, इन्होंने भाई मानने से मना कर दिया कि भाई हम नहीं मानते, हमारा कल्चर अलग है, हम अपनी सुनेंगे। फिर भाई ये जो पश्चिमी पाकिस्तान का जो सरकार थी उसने भाई सेना वगैरह यहाँ पे भेज दी 1971 में, याद रखना भाई। और सेना वगैरह ने भाई यहाँ पे आई और सेना वगैरह ने यहाँ पे खूब तबाही मचाई, लोगों पे भाई खुलेआम जो है उन्होंने फायरिंग वगैरह शुरू कर दी। बहुत लोग जो है भाई यहाँ पे मर गए और बहुत से लोग भाई जान बचाने के लिए जो है इंडिया की तरफ जो है घुसे चले आए। इंडिया के इन आसपास के जो एरिया आप लोग देख रहे हो ना, इन्हीं इलाकों में इंडिया के आ गए थे भाई। अब इंडिया में भाई उस टाइम पे लगभग 80 लाख लोग आए थे बांग्लादेश से भागकर। 80 लाख लोग एकदम से आ जाए भाई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है इंडिया के लिए भी क्रिएट हो गई। अब ऐसे में भाई इंडिया ने जो है रिक्वेस्ट करी भाई पाकिस्तान से कि भाई तू मान जा, ऐसे मत मार इन लोगों को, गोलीबारी वगैरह जो है मत करो, इन्हें रहने दो चैन से। पाकिस्तान जो है हर बार की तरह भाई नहीं माना। फिर भाई इंडिया ने जो है इनकी मदद करने के लिए अपनी सेना भेज दी। उस टाइम पे भाई इंदिरा गांधी सरकार थी, तो इंडिया की भाई सेना गई और यहाँ पे भाई इंडिया की सेना ने जो है ये जो पाकिस्तान की सेना यहाँ पे पहले से ही कब्जा जमा के बैठी थी, उन्हें पछाड़ दिया। तो ये जो भाई युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसे भाई कहते हैं हम 1971 का युद्ध, याद रखना। फिर जब इस युद्ध में भाई भारत जो है जीत गया, उसके बाद भारत ने जो है भाई बहुत से लोगों को वापस भेज दिया बांग्लादेश में। फिर भाई ये जो पूर्वी पाकिस्तान का जो इलाका है ये आजाद हो गया और इन्होंने अपना एक अलग देश बना लिया, जिसका नाम रख दिया इन्होंने बांग्लादेश, यानी कि बंगालियों का देश। आई होप आप लोगों को पूरी स्टोरी जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बांग्लादेश के बनने की, कि कैसे भाई बांग्लादेश बना है। जो ये सब लिखा हुआ है भाई, यही सब मैंने आप लोगों को एक स्टोरी वाइज बहुत अच्छे से समझा दिया है। लेकिन अब आप लोगों को थोड़ी बहुत बातें और यहाँ पे समझनी है। जैसे कि भाई जो बांग्लादेश था, जो पूर्वी पाकिस्तान था, वहाँ के भाई एक नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, नाम याद रखना, पेपर में पूछ लेते हैं। इनकी भाई एक पार्टी थी अवामी लीग। तो शेख मुजीबुर रहमान और इनकी जो पार्टी थी अवामी लीग, ये भाई सपोर्ट करती थी बांग्लादेश के लोगों को और विरोध करती थी पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोगों का, क्योंकि भाई जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोग बुरा कर रहे थे ना बांग्लादेश वाले लोगों के साथ। अब ऐसे में भाई 1970 में यहाँ पर चुनाव हुए थे पूरे पाकिस्तान में, इस वाले पाकिस्तान में भी और इस वाले पाकिस्तान में भी, क्योंकि दोनों पाकिस्तानी तो थे 1970 तक। और पाकिस्तान में ये जो भाई अवामी लीग पार्टी थी, इसे बहुमत मिल गई थी, यानी कि सबसे ज्यादा वोट जो है पूरे दोनों पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट इसी पार्टी को मिली थी। अब लॉजिक तो भाई यही कहता है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसी की सरकार बनेगी, जिसको बहुमत मिला उसी की सरकार बनेगी। लेकिन भाई जो ये पश्चिमी पाकिस्तान के जो नेता थे, इन्होंने भाई इस चीज को मानने से मना कर दिया और जो शेख मुजीबुर रहमान थे उन्हें उठा के जेल में डाल दिया कि जाओ भाई हम तुम्हारे चुनाव बनाव नहीं मानते। और फिर जो है सेना बांग्लादेश में भेज दी और फिर उसके बाद की स्टोरी सब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझाई दी है। अब फिर जब भाई बांग्लादेश बन गया भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद 1971 में, फिर भाई बांग्लादेश ने जो है अपना खुद का संविधान वगैरह बनाया और जो शेख मुजीबुर रहमान थे इन्हें प्रधानमंत्री बना दिया था। फिर शेख मुजीबुर रहमान ने भाई क्या करा, 1975 में जो यहाँ का संविधान था उसमें भाई संशोधन करा, उसमें बदलाव करा और यहाँ पे जो पहले संसदीय शासन प्रणाली हुआ करती थी, जैसे भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, तो इन्होंने इस चीज को खत्म करके यहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को जो है बना दिया।
दोनों में फर्क क्या होता है मैं ऊपर आप लोगों को ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। इसके साथ साथ भाई जो शेख मुजीबुर रहमान थे ये इन्होंने क्या करा, अपनी पार्टी को छोड़कर, इनकी पार्टी का नाम भाई कभी कभी पूछ लेते हैं अवामी लीग, याद रखना, अपनी पार्टी को छोड़कर बाकी सारी जो पार्टी इनके देश में थी उन सबको जो इन्होंने खत्म कर दिया। अब ऐसे में भाई लोगों को लगने लगा कि ये तो गलत कर रहे हैं शेख मुजीबुर रहमान, ये तो अपने अकॉर्डिंग जो मन में आ रहा है वो करे जा रहे हैं। तो ऐसे में भाई लोग जो है नाराज हो गए, सेना वगैरह जो है वो भी नाराज हो गए। तो सेना ने भाई 1975 में अगस्त में जो है शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया। और उस टाइम पे भाई जो सेना का मेन हेड था वो था भाई जियाउर रहमान। इन्होंने फिर भाई अपनी जो है पार्टी वगैरह बनाई, इनकी पार्टी का नाम था नेशनल पार्टी। और पार्टी बना के भाई इन्होंने जो है 1989 में दोबारा से चुनाव कराए और खुद जो है जीत गए। जीतने के बाद भाई इनकी भी सरकार बन गई। कुछ टाइम बाद भाई इनकी भी जो है हत्या कर दी गई, इन्हें भी मार दिया गया सेना के ही द्वारा। फिर भाई इनके बाद जो है लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद जो है इन्होंने अपनी सरकार बनाई बांग्लादेश में, जो सेना की सरकार थी, क्योंकि लोकतंत्र तो भाई खत्म हो चुका है यहाँ पर। अब ऐसे में भाई कभी लोकतंत्र है, कभी सेना आ रही है, कभी लोकतंत्र हो रहा है, कभी सेना आ रही है। इस चीज से भाई बांग्लादेश की जनता जो है वो बहुत ज्यादा किलस गई थी। फिर भाई उन्होंने जो है बहुत बड़े पैमाने पर लोकतंत्र लाने के लिए विरोध वगैरह करा, बहुत ज्यादा धरने प्रदर्शन वगैरह करे, बहुत ज्यादा संघर्ष वगैरह करा, जिस वजह से भाई 1990 में जो जनरल इरशाद थे इनकी भाई सरकार खत्म हो गई। अब फिर भाई 1991 में दोबारा से चुनाव हुए और तब जाके जो है बांग्लादेश लोकतंत्र बना। आई होप आप लोगों को हर एक चीज बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। पहले तो भाई बांग्लादेश कैसे बना ये स्टोरी मैंने आप लोगों को मैप के थ्रू बहुत अच्छे से समझाई दी थी। दूसरी चीज जो आप लोगों को याद रखनी है, शेख मुजीबुर रहमान का नाम याद रखना है और उनकी पार्टी का नाम याद रखना है। और इनके बाद भाई जियाउर रहमान आए थे और उनकी पार्टी का नाम याद रखना है। बस इतना ही याद रखना है, बाकी सारी चीजें भूल भी जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें पूछ ली जाती है MCQ में। अब भाई एक क्वेश्चन आप लोगों से ये भी पूछा जाता है 5 नंबर में, इंपॉर्टेंट है, कि भाई भारत और बांग्लादेश के बीच में सहमति के और असहमति के मुद्दे बताओ। या भाई आप लोगों से भारत और बांग्लादेश के संबंध के बारे में पूछ ले तब भी आप लोगों को यही बताना है। संबंध आप लोगों को पता ही होंगे भाई, कुछ कुछ जगह पर ठीक भी है हमारे बांग्लादेश से और कुछ कुछ जगह पर खराब भी है। तो ठीक किस किस जगह पे है वो बताना है और खराब किस किस जगह पे वो बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई ठीक कौन कौन सी जगह पे हमारे बांग्लादेश के साथ सहमति के मुद्दे समझते हैं। सबसे पहले तो भाई जो बांग्लादेश बना है उसको आजाद कराने में, भाई बांग्लादेश को बनाने में भारत का बहुत बड़ा हाथ है। ये चीज मैं आप लोगों को ऊपर ही स्टोरी में समझा चुका हूँ। तो ये एक सहमति का मुद्दा है। दूसरा भाई जो लोग भागकर सारे इंडिया के अंदर आ गए थे बांग्लादेश से अपनी जान बचाने के चक्कर में, तो भारत ने भाई उन लोगों को जो है शरण दी, उन लोगों की भाई देखभाल वगैरह करी, उनको खाना दिया, उन्हें रहने की जगह दी, उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह दी और फिर युद्ध वगैरह में भी जो है उनकी मदद करी। तो ये दूसरा भाई सहमति का मुद्दा हो गया। तीसरा भाई बात करें तो भारत की एक पॉलिसी है, एक नीति है, लुक ईस्ट नीति। इस नीति के तहत भाई भारत क्या करता है, अपने जो सारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ भाई अपने संबंध थोड़े मजबूत बनाने की कोशिश करता है। तो बांग्लादेश जो है वो इस पॉलिसी का सपोर्ट करता है, इस पॉलिसी को मानता है भारत की। बात करें चौथा सहमति का मुद्दा, तो वो भाई व्यापार वगैरह भी इनके बीच में जो है पहले से ज्यादा बड़ा है। बांग्लादेश जो है भाई वो बहुत ज्यादा सामान वगैरह खरीदता है, इंडिया से बहुत सारी चीजें वगैरह मंगवाता है। दूसरी तरफ भाई इंडिया भी जो है वो भाई बांग्लादेश से जैसे कपड़े वगैरह हो गए या कृषि के कुछ सामान हो गए या कुछ अन्य सामान जो है वो भी मंगाता है बांग्लादेश से भारत। तो दोनों के बीच में व्यापार वगैरह भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ भाई दोनों देशों ने व्यापार वगैरह बढ़ाने के लिए सड़क वगैरह बनाई, जल मार्ग वगैरह बनाए और जो टैक्स वगैरह लगता है ना बॉर्डर पे, उस टैक्स वगैरह को भी थोड़ा कम करने की कोशिश करी ताकि व्यापार बढ़े ज्यादा से ज्यादा। पांचवें पॉइंट की बात करें तो भाई अगर कोई भी आपदा आ जाती है, प्राकृतिक आपदा हो या कैसी भी आपदा हो, तो उसमें भाई दोनों देश एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ये तो थे भाई सारे सहयोग के मुद्दे, जिन मुद्दों पर भाई भारत और बांग्लादेश के संबंध जो है अच्छे हैं, दोनों की बहुत अच्छी खासी बनती है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं भाई जिन मुद्दों पर जो है भारत और बांग्लादेश की
नहीं बनती है, इन चीजों को लेकर लड़ाई रहती है। पहला है भाई शरणार्थी। अब जो भाई 1971 में बांग्लादेश से लोग भागकर आ गए थे इंडिया में, उनमें से भाई मोस्टली लोग तो चले गए थे वापस बांग्लादेश में, लेकिन बहुत से लोग जो है भारत के भाई इस एरिया में, जो आसपास का जो एरिया है, इन सारे एरियो में जो है बसे रह गए और आज तक वो लोग जो है इंडिया में ही रहते हैं पूरी तरीके से, जिस वजह से भाई उन इलाके वाले लोगों को जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि भाई वहाँ पे नौकरियां वगैरह जो है वो ये लोग खा जाते हैं। ऊपर से भाई उन लोगों की संख्या कम होती जा रही है, तो भारत में भाई इन शरणार्थियों से जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इस चीज को लेकर भाई इनकी जो है आपस में थोड़ा विवाद बना रहता है। दूसरा भाई गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है, इसके जल को लेकर भी भाई इन दोनों के बीच में जो है लड़ाई रहती है, थोड़ा सा विवाद रहता है, क्योंकि भाई बांग्लादेश को ऐसा लगता है कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ये जो आप देख रहे हो ना, इधर से बहती हुई जो है बांग्लादेश में जा रही है और ब्रह्मपुत्र जो है वो इधर से होती हुई जो है बांग्लादेश में जा रही है। तो बांग्लादेश को भाई ये लगता है कि इंडिया जो है वो सारा मोस्टली पानी जो है इन दोनों नदियों का यूज कर लेता है और हमारे लिए कुछ भी पानी जो है नहीं छोड़ता है, जिस वजह से भाई इन दोनों देशों के बीच में जो है लड़ाई चलती रहती है, मतभेद बना रहता है नदी के पानियों को लेकर। इसके साथ साथ जो भाई बांग्लादेश जो है, यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा प्राकृतिक गैस है, लेकिन भाई बांग्लादेश जो है वो भारत को ये प्राकृतिक गैस जो है लेने नहीं देता है, जिस वजह से भाई दोनों के जो आर्थिक संबंध है, जो व्यापार वगैरह है, उनमें भी जो है प्रॉब्लम आती है। अब आखिरी जो पॉइंट है भाई, जो असहमति है जिस पर दोनों देशों की, वो ये है कि भाई जो बांग्लादेश है ना, वहाँ पे कुछ कट्टर इस्लामी जमात है, यानी कि कुछ ऐसे कट्टर इस्लामी लोग हैं या संगठन है जो भाई बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हाल फिलहाल में भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से मंदिर वगैरह जलाए गए बांग्लादेश में, बहुत सारे हिंदुओं को जो है मारा पीटा गया, उनकी हत्या कर दी गई। तो ये भाई एक प्रॉब्लम वाली बात है दोनों देशों के लिए। आई होप आप लोगों को दोनों के संबंध भी जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब भाई आप लोगों को जो है नेपाल के बारे में पढ़ना है कि कैसे भाई नेपाल में राजतंत्र था और राजतंत्र से फिर लोकतंत्र आया। इसके बारे में भाई ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही आप लोगों को समझना और थोड़ा सा ही पढ़ना है, जितना आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है। तो नेपाल भाई आप लोग देख ही सकते हो, ये जो मैप है ये है भाई नेपाल, और इसकी जो राजधानी है वो है काठमांडू। नेपाल जो है भाई वो शुरू से एक हिंदू देश था और यहाँ पर भाई कई सालों से जो है एक राजा का शासन हुआ करता था, जिसका नाम था भाई राजा ज्ञानेंद्र। अब ऐसे में भाई जनता ने थोड़ा विरोध वगैरह शुरू करा कि भाई हमें जो है लोकतंत्र वगैरह चाहिए, राजा का शासन नहीं चाहिए। तो ऐसे में राजा ने जो है थोड़ी बहुत बात मान ली और संविधान वगैरह जो है यहाँ पे बनाने दिया। तो फिर भाई राजा जो है संविधान के अकॉर्डिंग चलने दिया, लेकिन अभी भी राजा का शासन था यहाँ पे। अब ऐसे में भाई जनता को जो है शासन ठीक नहीं लगा, तो जनता ने भाई लोकतंत्र के लिए बहुत बड़े पैमाने पे जो है यहाँ पे आंदोलन वगैरह करा। तो आंदोलन के ही प्रेशर में आके भाई राजा ने 1990 में लोकतांत्रिक संविधान की मांग जो है वो मान ली थी, एक्सेप्ट कर ली थी। लेकिन भाई उसी के थोड़े टाइम बाद ही 1990 के दशक में ही राजा की जो सेना थी और जो माओवादी वहां पे रहा करते थे, माओवादी बेसिकली भाई उन लोगों को बोला जाता है जो थोड़ा हिंसा वगैरह में बिलीव करते, थोड़ा हिंसा वगैरह करते, एक तरीके से आतंकवादी वाली थोड़ी एक्टिविटी करते हैं। इंडिया में भाई इन्हें नक्सलवाद बोला जाता है। तो राजा की सेना और इन माओवादियों में जो है बहुत बड़ा युद्ध वगैरह जो है छिड़ गया था, लड़ाई छिड़ गई थी। अब बीच में भाई इधर से जो है पहले से ही जो देश के लोग थे, जो लोकतंत्र को सपोर्ट करने के लिए पहले से ही राजा के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, वो भी हो रहा था भाई। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो लड़ाई है ये त्रिकोणीय लड़ाई हो गई, यानी कि 3 पक्षों में आपस में लड़ाई हो रही थी, जिसे हम भाई त्रिकोणीय संघर्ष भी कहते हैं। पेपर में 1 नंबर में पूछ लेता आप लोगों से, याद रखना। अभी कुछ टाइम तक भाई ये लड़ाई चलती रही। फिर भाई अप्रैल 2002 में जाके जो राजा था उसने भाई जो संसद थी उसे भंग कर दिया, यानी कि लोकतंत्र जो थोड़ा बहुत था पहले नेपाल में उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया राजा ने। अब जो लोकतंत्र के लिए लोग भाई पहले से ही प्रदर्शन वगैरह कर रहे थे, अब वो जो प्रदर्शन है वो और भी ज्यादा बड़े पैमाने पे होने लगा, पूरे देश के लेवल पे होने लगा 2006 में। अब भाई लास्ट में आकर इतने बड़े लेवल पर जब विद्रोह वगैरह हुआ राजा का, तो राजा ने भाई हार मान ली और खुद जो है पीछे हट गया। अब फिर उसके बाद जाके जो है नेपाल में भाई लोकतंत्र आ पाया और तब से ही जो है भाई नेपाल में लोकतंत्र है। 2008 में जाके भाई वहाँ पे राजा का शासन जो है पूरी तरीके से खत्म हुआ। फिर भाई संविधान वगैरह बनाया गया और सब कुछ कंप्लीट होने के बाद भाई 2015 में जाके जो है संविधान वहाँ पर
अपना लिया गया, जो नया संविधान बनाया था। तो बस भाई इतनी सी स्टोरी थी नेपाल की, इतना ही आप लोग को जानना था, इतना ही आप लोग के सिलेबस में था। बात करते हैं भाई अब श्रीलंका की। श्रीलंका में भाई लोकतंत्र तो शुरू से ही है, जब से आजाद हुआ है श्रीलंका। श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ था, भारत के 1 साल बाद। उस टाइम पे भाई इसे सिलोन बोला जाता था, लेकिन आज के टाइम पे श्रीलंका बोला जाता है। लेकिन भाई यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जातीय संघर्ष। मैं श्रीलंका की भी स्टोरी भाई आप लोगों को मैप से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हो, ये जो है भाई ये है श्रीलंका और ये है भाई पूरा ऊपर भारत। भारत में भाई आप लोगों को पता है ये जो एरिया है ये रहता है भाई तमिलनाडु, जहाँ पे तमिल लोग रहते हैं। अब जब भाई भारत पहले आज़ाद नहीं था, श्रीलंका पहले आज़ाद नहीं था, तो यहीं से भाई बहुत सारे तमिल लोग जो हैं वो आकर बस गए थे यहाँ पे श्रीलंका में। अब वो श्रीलंका में इतने एरिया में भाई लगभग जो है उन्होंने डेरा जमा लिया था तमिल लोगों ने, जो भारत से आए थे। अब ऐसे में भाई जब दोनों देश आज़ाद वगैरह हो गए, तो ऐसे में जो है जो यहाँ पे तमिल लोग थे श्रीलंका में, उन लोगों ने भी जो है भाई श्रीलंका की गवर्नमेंट से डिमांड करना शुरू कर दिया कि भाई तमिलों के लिए एक अलग देश बनाओ, उनके लिए एक अलग सरकार बनाओ, उनको भाई छूट वगैरह दो बहुत सी चीज़ों में। जैसे भारत में ST SC OBC के लिए भाई रिजर्वेशन होता ना, इसी तरीके से यहाँ पे भी ये लोग डिमांड वगैरह करने लगे, अलग देश बनाने की मांग करने लगे, अलग एरिया की मांग करने लगे। अब फिर भाई मांग करते करते इन लोगों ने जो है यहाँ पे अपना एक ग्रुप भी बना लिया था, जिसका नाम था भाई लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। लिट्टे इसकी शॉर्ट फॉर्म है। पेपर में भाई MCQ में पूछा जाता है लिट्टे की फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोगों को बताना है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। अब 1983 में क्या हुआ, ये जो लिट्टे था ये भाई श्रीलंका की सेना के साथ जो है भिड़ गया, यानी कि इसने लड़ाई वगैरह शुरू कर दी, हथियार वगैरह से हिंसा वगैरह करनी शुरू कर दी सरकार के खिलाफ श्रीलंका की, और एक अलग देश बनाने की डिमांड जो है शुरू कर दी तमिल इलम नाम से। अब ऐसे में भाई ये श्रीलंका की गवर्नमेंट तो नहीं मानी, क्योंकि भाई ऐसे कैसे एक अलग देश बना देती श्रीलंका की गवर्नमेंट, वो भी बाहर के आए हुए लोगों के लिए। तो श्रीलंका की गवर्नमेंट ने जो है वो भारत की गवर्नमेंट से हेल्प मांगी। तो ऐसे में भाई लड़ाई को सुलझाने के लिए भारत की गवर्नमेंट ने जो है 1987 में जो है यहाँ पे अपनी शांति सेना भेज दी। शांति सेना यानी कि सिर्फ सेना भेज दिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं, बल्कि ये जो लड़ाई झगड़ा यहाँ पे पहले से ही हो रहा था तमिलों के बीच में और श्रीलंकाओं के बीच में, उसको एक तरीके से रोकने के लिए। लेकिन भाई ये जो लिट्टे है ये भाई भारतीय सेना से जो है भिड़ गया भाई, उससे भी लड़ने लगा। अब ऐसे में भाई 2 साल बाद भाई 1989 में भारत ने अपनी सेना वापस बुला ली, क्योंकि लड़ाई जो है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अब जब भाई लास्ट में कोई भी सॉल्यूशन वगैरह नहीं निकला, तो लास्ट में जो है नॉर्वे ने और आइसलैंड ने जाके जो है दोनों देशों के बीच में थोड़ी मध्यस्थता वगैरह कराई, थोड़ी चीज़ों को सुलझाया, और फिर जाके जो है भाई 2009 में जाके सारी चीज़ें थोड़ी सही हुई हैं। लिट्टे जो है उसे ख़त्म कर दिया गया, और जो ये जातीय संघर्ष था श्रीलंका में ये भी खत्म हो गया। इतने संघर्ष के बावजूद ये जो लड़ाई यहाँ पे इसके खुद के घर में जो युद्ध चल रहा था श्रीलंका के, इस सब के बावजूद भी जो है श्रीलंका ने बहुत ज़्यादा आर्थिक तरक्की वगैरह कर ली, जनसंख्या पे सबसे बड़ा भाई कंट्रोल करा, अपनी जनसंख्या को कंट्रोल में रखा, और लोकतंत्र जो है यहाँ पे बनाए रखा। तो ये एक इस तरीके से खास बात हो गई श्रीलंका की। ये सब चीज़ें आप लोग को याद रखनी थी। बस भाई ये स्टोरी है आप लोगों की श्रीलंका की भी। अब बात करते हैं भाई अपनी मालदीव की। मैप में भाई आप लोग देख सकते हो ये जो भाई टापू आप लोगों को दिख रहे होंगे नीचे की तरफ भारत के, इन टापुओं को भाई मालदीव्स बोला जाता है। ये जो देश है ये मालदीव है। मालदीव जो है भाई वो 1968 तक यहाँ पे सल्तनत था, यानी कि यहाँ पे राजा का शासन हुआ करता था 1968 तक। फिर 1968 में जाके जो है भाई इन्होंने अपना संविधान वगैरह बनाया, और यहाँ पे जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो है अपना ली, यानी कि लोकतंत्र तो अपना लिया, लेकिन लोकतंत्र में भी जो है इन्होंने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई। इसका मतलब ये होता है कि जो सरकार जो है वो राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग चलेगी, राष्ट्रपति यहाँ पे मेन बंदा होगा। फिर 2005 में जाके भाई इन्होंने कुछ चेंजेस वगैरह करे, और फिर बहुदलीय व्यवस्था अपनाई, यानी कि जो भाई पहले देश में जो है सिर्फ एक ही पार्टी हुआ करती थी, और उसी पार्टी का ही जो है मेन नेता राष्ट्रपति बनता था, और वही शासन करता था लोकतंत्र के दायरे में रह के। लेकिन अब जो है भाई देश में और भी पार्टी जो है उन्हें भी मान्यता दे दी गई। सिर्फ एक पार्टी ही शासन नहीं करेगी, बल्कि अब दूसरी पार्टी भी जो है चुनाव वगैरह लड़ सकती है। यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था आ गई, जिस वजह से भाई यहाँ पे जो है लोकतंत्र 2005 में और ज्यादा मजबूत हो गया। और यहाँ पे जो भाई मेन पार्टी है उसका नाम याद रखना, MDP,
शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है भाई मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। एमसीक्यू में भाई आप लोगों से पूछ लेगा फुल फॉर्म के बारे में, या ये पूछ सकता है ये मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी या एमडीपी पार्टी जो है वो कहाँ की है, तो आप लोग को बताना मालदीव की है। बात करें कि भाई भारत और मालदीव के बीच में संबंध कैसे हैं, तो संबंध जो है भाई हमारे मालदीव के साथ शुरू से ही ठीक है, अच्छे रहे हैं, मैत्रीपूर्ण रहे हैं। भारत ने जो है मालदीव की बहुत ज्यादा मदद वगैरह करी है। जब 1988 में भाई यहाँ पे जो है तमिल उग्रवादी आ गए थे, यानी कि एक तरीके से कहें कि तमिल के आतंकवादी टाइप लोग आ गए थे जो यहाँ पे इन लोगों को मारने आए थे, नुकसान पहुंचाने आए थे। तो ऐसे में भाई भारत ने जो है ऑपरेशन कैक्टस चलाया, अपनी वायुसेना नौसेना वगैरह भेजी और इन मालदीव के जो लोग हैं, जो सेना है, यहाँ की जो सरकार है, इसकी रक्षा करी, इनकी मदद करी। इसके साथ साथ भाई आर्थिक विकास, पर्यटन, मत्स्य यानी कि मछली वगैरह का जो व्यापार होता है उसे मत्स्य बोलते हैं। तो इन सब में भी जो है भारत और मालदीव की बहुत अच्छी बनती है, दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को मालदीव के बारे में भी समझ में आ गया होगा, इतना ही आप लोगों को समझना था। अब भाई आप लोगों को लास्ट जो समझना है वो समझना है भाई भूटान के बारे में। मैप में भाई आप लोग देख सकते हो, ये जो लाल लाल आप लोगों को दिख रहा है नेपाल के बगल में, यही है भाई हमारा भूटान। और भारत और भूटान के बीच जो संबंध रहे हैं वो भाई हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं, क्योंकि भाई इनके बीच में कोई बड़ी जो है लड़ाई वगैरह नहीं हुई, कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ अभी तक। इसके साथ साथ भाई भूटान में जो है कुछ आतंकवादी टाइप लोग आ गए थे जो भाई भारत पर जो है हमले करने की तैयारी वगैरह कर रहे थे, या छुप छुप कर वहां से हमला करते थे भूटान से। तो ऐसे में भाई भारत की सरकार ने भाई भूटान की सरकार को बताया, फिर भाई भूटान की सरकार ने जो है उन सारे लोगों को वहां से मार दिया या वहां से भगा दिया, जिस वजह से इनके संबंध जो है और अच्छे हो गए। इसके साथ साथ भाई जो भारत है वो भूटान की बहुत ज्यादा हेल्प करता है उनके विकास वगैरह में, खास करके भाई जो यहाँ पे पन बिजली परियोजना है, यानी कि पवन चक्की वगैरह आप लोगों ने देखे होगा ना, ऐसा चरखा वगैरह सा जो घूमता रहता है जिससे बिजली बनती है, उस प्रोजेक्ट में भी भाई भारत ने जो है भूटान की बहुत ज्यादा हेल्प करी थी। बहुत सी टेक्नोलॉजी वगैरह भारत ने दी और पैसा वगैरह भी भारत ने लगाया था इस चीज में। इसके साथ साथ भाई भूटान के जो डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा पैसा जो है वो भारत ने दिया था डेवलपमेंट के लिए, जिस वजह से भाई दोनों देशों के बीच संबंध जो है शुरू से बहुत अच्छे रहे हैं और शांति बनी रही है दोनों इलाकों में, और एक दूसरे की हेल्प भी करते रहे हैं शुरू से। बस भाई इतना ही था आप लोगों के सिलेबस में भूटान के बारे में भी। अब जो लास्ट हेडिंग आप लोगों की बुक में देखने के लिए मिलेगी वो देखने के लिए मिलेगी भाई शांति और सहयोग। इसमें भाई मेनली आप लोगों को सार्क के बारे में पढ़ना है। हमने देखा कि भाई जो दक्षिण एशिया के इतने सारे देश हैं, इनमें भाई बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी समस्याएं हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद, इन सारी समस्याओं के बावजूद भी जो है ये सारे देश आपस में भाई संबंध वगैरह अच्छे करने की कोशिश करते रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करते रहते हैं और इन इलाकों में शांति बनाने की कोशिश करते रहते हैं और एक दूसरे का विकास करने की कोशिश करते रहते हैं। और इस चीज का भाई सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है भाई सार्क। सार्क क्या है भाई, ये दक्षिण एशिया के जो टोटल 7 देश है ना, इन लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया जिसका नाम है भाई सार्क। पूरा नाम याद रखना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। पेपर में पूछ लेता है कभी कभी। हिंदी में अगर आप लोगों को लिखना हो तो आप ये लिख सकते हो दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसकी जो स्थापना हुई थी भाई वो 1985 में हुई थी। और स्थापना क्यों करी गई थी, क्या उद्देश्य था, क्या पर्पस था, ताकि भाई ये जो 7 के दक्षिण एशिया के देश है वो आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सके, जो एक दूसरे के देश में गरीबी है उसे कम कर सके और एक दूसरे का विकास वगैरह में एक दूसरे की हेल्प करे, सपोर्ट करे। लेकिन भाई एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि भाई भारत और पाकिस्तान के जिस तरीके के संबंध है, जिस तरीके के भाई इनके विवाद वगैरह चलते रहते हैं, उसकी वजह से भाई ये जो संगठन है ये बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाया, ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। जैसे कि भाई हमने पिछले चैप्टर में यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ा था, वो कितना ज्यादा प्रभावी था, आज तक चल रहा है वो, लेकिन ये जो है नहीं चल पाया है। इसके साथ साथ भाई इसकी बैठकें भी जो है सही से नहीं हो पाती है। 2002 में जाके भाई ये जो सार्क के ही सदस्य देश है, जो 7 देश है सार्क के ही, इन्होंने ही भाई एक आपस में समझौता करा था व्यापार के लिए, ट्रेड वगैरह के लिए, जिसका नाम है भाई साफ्टा। इसी समझौते का नाम रख दिया था इन्होंने साफ्टा। फुल फॉर्म है इसकी भाई साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। एमसीक्यू में पूछ लेता है, याद रखना। ये समझौता भाई इसलिए किया गया था कि ये जो दक्षिण एशिया के देश है ये व्यापार वगैरह भाई अच्छे से कर पाए, जो टैक्स वगैरह लगता है व्यापार में ये ना हो इनके बीच में, और जो ट्रेड है वो फ्री ट्रेड हो, यानी कि मुक्त व्यापार हो, कोई भी उस पर रिस्ट्रिक्शन वगैरह ना हो, ज्यादा
रूल रेगुलेशन वगैरह ना हो, ज्यादा से ज्यादा व्यापार हो। ये जो समझौता था भाई ये 1 जनवरी 2006 को लागू हुआ था। एमसीक्यू में ये भी आप लोगों से पूछ लेता है कि साफ्टा जो है कब लागू हुआ था, तो आप लोगों को बताना है 1 जनवरी 2006 में। बस भाई यहाँ पे जो आप लोगों का चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। यही सारी बातें आप लोगों को समझनी थी, इतना ही आप लोगों को जानना था और इतना ही आप लोगों के सिलेबस में था। सिलेबस से आप लोगों को कम नहीं पढ़ाया, ना ही सिलेबस से आप लोगों को ज्यादा पढ़ाया। इससे बाहर एग्जाम में आप लोगों को कुछ भी नहीं आएगा, इस चीज की गारंटी मैं देता हूँ। पीडीएफ नोट्स के लिए भाई हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आप लोगों को ये नोट्स भी मिल जाएंगे फ्री में, सारी लेटेस्ट अपडेट भी मिल जाएंगी और सारी वीडियोस का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना हमारी मोटिवेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।